वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और HCF पर, यानी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम एंड HCF पर। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या, हम इस बात को जान चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की विधि प्रदान करती है। दूसरी बात, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन जो लीमा है, यूक्लिड्स डिवीजन जो लीमा है, उस पर आधारित है। प्रमेयिका या लीमा का मतलब क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो दूसरे कथनों को सिद्ध करने में काम में आता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लीमा पर आधारित है, प्रमेयिका पर आधारित है। और ये प्रमेयिका क्या कहती है? ये प्रमेयिका तीन बातें कहती है हमें। पहली बात, नंबर 1, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, यूक्लिड्स डिवीजन जो लीमा है, वो हमें तीन बातें कहती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। पहली बात ये बताती है BQ प्लस R इक्वल टू A। यदि हम किसी भाग की प्रक्रिया के अंदर, यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं
और बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग लगा देते हैं। तो ऐसी भाग की जो प्रक्रिया है, उस भाग की प्रक्रिया में b इंटू क्यू यानी भाजक और अगर भागफल को हम गुणा कर दें और उसके अंदर शेषफल यानी रिमाइंडर जोड़ दें तो हमें डिविडेंड यानी a प्राप्त हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी यदि हम ऐसी किसी भाग की प्रक्रिया के अंदर भाजक यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट यानी भागफल इन दोनों को गुणा कर दें और रिमाइंडर यानी शेषफल को उसमें जोड़ दें तो हमें डिविडेंड यानी भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो लीमा की पहली बात तो ये है, प्रमेयिका की पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है, उसके अंदर ये कही गई है कि ऐसी भाग की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, आर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, वो क्या होता है, हमेशा बी से यानी भाजक से छोटा होता है। बी जो है बड़ा होता है, आर हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, दूसरी बात इसी में क्या है, लेकिन क्या होता है, जीरो से हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हुई दूसरी बात इस लीमा की। तीसरी बात क्या थी लीमा की, तीसरी बात लीमा की ये थी कि यदि हम भाजक यानी b और रिमाइंडर यानी r इनका HCF निकालें और यदि हम भाजक b और डिविडेंड a इसका HCF निकालें तो दोनों का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, ये तो हो गई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की बातें। अब इसमें एक बात और हम बता दें कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम, इसमें जो एल्गोरिथम जो शब्द है, ये एल्गोरिथम शब्द किससे संबंधित है, ये जो एल्गोरिथम शब्द है, ये एल्गोरिथम जो शब्द है, ये एल्गोरिथम शब्द नवीं शताब्दी के, नवीं सदी के एक फारसी गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ क्या नाम था फारसी गणितज्ञ का, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी नवीं सदी के एक फारसी गणितज्ञ थे, अल ख्वारिज़मी, इनसे संबंधित है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई दो धनात्मक, ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। अब हम बात करते हैं HCF की। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF से सवाल उठता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि HCF जो है, इसके अंदर तीन शब्द जुड़े हुए हैं। पहला शब्द क्या जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, उच्चतम। ठीक है, दूसरा जो शब्द जुड़ा हुआ है वो है कॉमन, COMMON, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है हिंदी में, इसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या सार्व, जिसको सार्व भी बोल देते हैं। कॉमन, उभयनिष्ठ या सार्व का मतलब होता है कि जो दोनों के अंदर मौजूद हो। दूसरा शब्द हो गया कॉमन। तीसरा शब्द है फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर या गुणनखंड का मतलब होता है पूर्ण भाजक, ऐसा पूर्णांक जो कि पूर्ण भाजक हो। फैक्टर या गुणनखंड का मतलब होता है पूर्ण भाजक, एग्जैक्ट डिवाइजर। क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर, DIVISOR, एग्जैक्ट डिवाइजर।
एग्जैक्ट डिवाइजर पूर्ण भाजक का मतलब क्या होता है? जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करे। पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि जब हम उस संख्या का भाग दूसरी संख्या में लगाएं तो शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तीनों शब्दों का अर्थ हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि HCF, दो धनात्मक पूर्णांकों के संदर्भ में HCF का अर्थ क्या है टोटल। पहली बात, मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है 15 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक दे रखा है 75। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF से हमारा तात्पर्य उस पूर्णांक संख्या से है। कैसी संख्या से? उस पूर्णांक संख्या से। पूर्णांक संख्या का हमें पता नहीं है कि वो पूर्णांक संख्या है कौन सी, इसलिए हमने उस पूर्णांक संख्या की जगह पे लिख दिया है मान लीजिए x। मान लीजिए वो पूर्णांक संख्या है x। अब इस x का मतलब क्या है वो अभी हम रिक्त स्थान छोड़ लेते हैं, अभी पता करते हैं। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF से हमारा तात्पर्य उस पूर्णांक संख्या से है, उस इंटीजर नंबर से है। पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, जो नंबर 1, तीन बातें हैं इसमें। नंबर 1, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का पूर्ण भाजक एग्जैक्ट डिवाइजर यानी गुणनखंड हो। कैसा होना चाहिए संख्या? जो दोनों धनात्मक पूर्णांक दिए गए 15 और 75, इन दोनों का पूर्ण भाजक हो यानी एग्जैक्ट डिवाइजर हो, यानी दोनों संख्याओं के अंदर इसका पूरा पूरा भाग जाता हो। पूर्ण भाजक या एग्जैक्ट डिवाइजर को हम कहते हैं गुणनखंड। मतलब ये हुआ कि जो दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो। ठीक है, पहली बात क्या हुई कि ऐसी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो, यानी दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनखंड होना जरूरी है, इसलिए हम पहले से क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? गुणनखंड निकालने की सिंपल विधि है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसके जरिए हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या है कि 15 में किस किस का भाग जाता है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका 15 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से इसको निकाल सकते हैं, और चाहें छोटे सवालों में हम सीधे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम सीधे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन विधि का जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के समय पे, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के समय पे। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यानी 15 के गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। यानी 15 के गुणनखंड का मतलब है कि 15 के पूर्ण भाजक, यानी ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक हम ढूंढ रहे हैं जिसका 15 के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है। ऐसे कौन सी संख्याएं हैं? पहली संख्या है 1। हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 का पूरा पूरा चला जाता है, 2 का पूरा पूरा नहीं जाता, शेषफल बच जाता है, 3 का पूरा पूरा चला जाता है, 4 का नहीं जाता, फिर 5 का पूरा पूरा चला जाता है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक किसी का नहीं जाता, और 15 का पूरा पूरा चला जाता है। तो 1, 3, 5 और 15 ये हो गए इस 15 के भाजक या गुणनखंड या एग्जैक्ट डिवाइजर। ठीक है, अब इसी तरह 75 की बात करें, 75 की बात करें, तो 75 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 1 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, 5 का चला जाता है, 15 का चला जाता है। ठीक है, ये हो गए गुणनखंड 75 के पूर्ण भाजक। ठीक है, अब हमारी पहली बात क्या थी कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमारा तात्पर्य उस पूर्णांक संख्या से था जो कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का पूर्ण भाजक हो, यानी गुणनखंड। इन दोनों का पूर्ण भाजक या गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, अब देख सारे के सारे एक जैसी नजर आ रही हैं, तो इसमें 75 और आ जाएगा आगे। सारे के सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरी बात पे ध्यान देते हैं। दूसरी खासियत क्या है? दोनों धनात्मक पूर्णांकों के पूर्ण भाजकों यानी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो, यानी इन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटने हैं। देखिए, इसमें भी एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन का मतलब है जो दोनों में मौजूद हो, यानी 15 के अंदर की 15 के गुणनखंडों में भी मौजूद हो और 75 के गुणनखंडों में भी मौजूद हो। ऐसे कौन कौन से हैं?
देखिए 1 है, दोनों में मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी दोनों में मौजूद है और 15 भी दोनों में मौजूद है। 75 दोनों में मौजूद नहीं है। तो यानी अगर हम सार्व गुणनखंडों की या उभयनिष्ठ गुणनखंडों की या कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए हमारे पास में? 1, 3, 5 और 15, ये दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब तीसरी बात, ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों के उभयनिष्ठ पूर्ण भाजकों यानी गुणनखंडों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 15। तो ये जो सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो कहलाता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 बातें सीख ली। एक तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जाना, और उसके अलावा हमने जाना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कि आखिर 2 धनात्मक पूर्णांकों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से यानी HCF से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है। तो हमने जवाब दिया कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमारा तात्पर्य उस पूर्णांक संख्या से होता है जो कि नंबर 1 दोनों धनात्मक पूर्णांकों की पूर्ण भाजक हो यानी गुणनखंड हो, फैक्टर हो। नंबर 2 दोनों धनात्मक पूर्णांकों के जो पूर्ण भाजक या फैक्टर हैं उनमें उभयनिष्ठ हो। और नंबर 3 जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों के उभयनिष्ठ जो पूर्ण भाजक हैं यानी गुणनखंड जो हैं उनमें सबसे बड़ी हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने की विधि पर, यानी मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम किसी जो 2 धनात्मक पूर्णांक हैं उनका HCF आखिर हम ज्ञात करते कैसे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF ज्ञात करने की विधि के 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन चरण है ये देखिए। पहला चरण क्या है? पहले चरण में हम क्या करते हैं कि जो भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, मान लीजिए कोई 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, एक मान लीजिए है अपना 42 यानी 42 और दूसरा है 28 यानी 28। ठीक है, तो पहला चरण हमारा क्या है? पहला चरण ये है कि बड़े पूर्णांक को बड़े पूर्णांक को यानी इसको A मानते हुए व छोटे पूर्णांक को B मानते हुए, छोटा पूर्णांक क्या है 28, इसको B मानते हुए। A का मतलब क्या होता है? A संकेत है किस चीज का? भाज्य का यानी डिविडेंड का। यानी बड़े पूर्णांक को हमें क्या मानना है? हमें भाज्य मानना है यानी डिविडेंड मानना है, और संकेत रूप में इसको लिख दिया हमने A यानी A मानना है। तो बड़े पूर्णांक को A मानते हुए और छोटे पूर्णांक को B का मतलब है, B संकेत है भाजक का यानी डिवाइजर का। यानी छोटे पूर्णांक को हम डिवाइजर या भाजक मानते हुए क्या करते हैं? A डिवाइड बाई B यानी A भाग B करते हैं। A भाग B का मतलब हुआ कि A के अंदर B का भाग लगा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम? 42 भाग 28। ठीक है, और क्या करते हैं? इसको करने के बाद में भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। यानी A भाग B करेंगे तो कैसा हो गया? ये 42 के अंदर हमने 28 का भाग लगाया, कितनी बार गया? एक बार चला गया, ये आ गया 28 और ये बच गया हमारे पास में 14। तो A भाग B किया जब हमने, यानी बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग लगाया, 42 में 28 का भाग लगाया, तो एक जो है ये तो हमें क्या प्राप्त हो गया? भागफल।
भागफल। भागफल को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और इसको हम संकेत रूप में लिखते हैं अंग्रेजी के छोटे q से। ठीक है, तो ये तो हमें प्राप्त हो गया, एक तो हमें प्राप्त हो गया भागफल। और ये जो 14 है, 14 जो है, ये हमारा था शेषफल। शेषफल या शेष, इसको हम बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर, MAINDER, रिमाइंडर या शेषफल। शेषफल को हम संकेत रूप में लिखते हैं अंग्रेजी के स्मॉल r से, छोटे r से। ठीक, तो पहली स्टेप क्या थी, हमने बड़े पूर्णांक को a माना, छोटे पूर्णांक को b यानी डिवाइजर माना, और ऐसा मानते हुए a भाग b यानी बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग लगा दिया तथा भागफल व शेषफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिया। भागफल आया हमारा 1 और शेषफल आया 14। ठीक है, अब दूसरी स्टेप क्या है हमारी, दूसरी स्टेप ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो समीकरण है, यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, उस समीकरण या इक्वेशन के अंदर, समीकरण या इक्वेशन क्या है, वो है हमारी BQ + R = A। यहाँ पर R क्या है, B से हमेशा छोटा होता है और 0 से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लीमा का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का समीकरण है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी A, B, Q और R, A, B का मान पहले से ही दिया हुआ था हमें कोई प्रश्न के अंदर ही, Q और R का मान हमें मालूम कर ही लिया। अब इन चारों का मान इस समीकरण में रख देते हैं। दूसरी स्टेप क्या है कि यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यानी BQ + R = A, जिसमें R छोटा है B से और 0 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, यह है यूक्लिड डिवीजन लीमा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, A, B, Q और R इन सब का मान रख देते हैं। B की जगह क्या मान रखना है हमें, B की जगह क्या था, डिवाइजर। B यानी डिवाइजर क्या था इसमें, 28, 28। B की जगह हमने लिख दिया 28 इंटू Q यानी क्वोशिएंट, भागफल क्या था, भागफल 1 आया था, 1 लिख दिया, प्लस किया रिमाइंडर यानी R क्या था, R आया हमारा 14, 14 लिख दिया, इक्वल टू A यानी डिविडेंड क्या है, भाग G क्या है, वो है हमारा 42। ठीक है, मान रख दी। मान रखने के बाद में हमें क्या करना है, तीसरी स्टेप में, मान रखने के बाद में तीसरी स्टेप है कि हमें R का जो मान है इस पे गौर करना है और देखना है, क्या देखना है कि R का मान 0 है या नहीं है। ठीक है, R की जो वैल्यू है, R का जो मान है वो 0 है या नहीं है। अगर R का मान 0 हो, अगर R का मान 0 हो तो हमारी जो प्रक्रिया है थम जाती है, रुक जाती है, और इस स्थिति में, इस चरण के अंदर जो B का मान रहता है, जो भी B का मान हो यानी डिवाइजर का जो मान हो, वही हमारा HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक माना जाता है। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर यदि R का मान 0 नहीं है तो क्या होता है, अगर R का मान 0 नहीं है तो हमारे पास में जो R प्राप्त हमें हुआ है और जो डिवाइजर हमारा पहले से प्राप्त था, इन दोनों के जो मान थे, इन दोनों के मानों पर यानी R के मान पर और B के मान पर वापस से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ये जो तीनों चरण अभी अभी हमने किए हैं,
यानी बड़े में छोटे का भाग लगाना, समीकरण में उसका मान रखना और आर का मान चेक करना। ये तीनों चरण हमें वापस से दोहराने होते हैं। ठीक, और कब तक दोहराने होते हैं? ये चरण हमें तब तक दोहराते जाना पड़ते हैं, बार 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 बार, जब तक कि हमें आर का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाता। और जिस चरण के अंदर भी हमें आर का मान 0 प्राप्त होता है, उस चरण के अंदर जो बी का मान होता है, यानी भाजक जो होता है, उसका जो मान होता है, वही हमारा HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक होता है। अब ये जो सवाल था जिसका हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, इस सवाल के अंदर क्या है कि जब हमने इसका मान रखा और आर के मान पर गौर किया तो हमने देखा कि आर का मान क्या है, 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि, चूंकि का चिन्ह होता है एक बिंदी ऊपर और 2 नीचे, चूंकि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंस, सेंस आर का मान 0, ये काट दिया हमने, नहीं है, इसका मतलब हुआ आर का मान 0 नहीं है। क्योंकि r इक्वल्स टू 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं है, अतः r यानी 14 और b यानी इसके अंदर b क्या था, 28, अतः r 14 और b 28 पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग करने पर, ठीक है, ये शब्द लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, r 14 और b 28 इन पर पुनः प्रयोग करते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा का, यानी इन तीनों जो स्टेप्स हैं इनको हम वापस से करते हैं। किस पर कर रहे हैं, r 14 पर और b 28 पर पुनः प्रयोग करने पर। अब क्या हो रहा है, वही पहली स्टेप हमारी क्या है, बड़े पूर्णांक को a मानना है और छोटे पूर्णांक को b मानना है। यानी बड़े पूर्णांक, यानी ये जो बड़ा पूर्णांक है 28, इसको तो a मान लिया, पहले ये b था, अब इसको a मान लिया, और जो छोटा पूर्णांक है इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया, पहले ये r था, ठीक है। ये मानते हुए a भाग b करें, यानी a के अंदर b का भाग लगाएं, यानी बड़े में छोटे का भाग लगाएं। तो बड़े में जब छोटे का भाग लगाया हमने तो क्या हुआ, q और r प्राप्त करना है हमें। तो बड़े में छोटे का हमने जब भाग लगाया तो यहाँ हमने लिख दिया, पहले स्टेप में क्या लिख दिया, बड़े पूर्णांक को a व छोटे पूर्णांक को b मानते हुए a भाग b करने पर, यानी 28 भाग 14 करने पर, ठीक है। अब किया 28 भाग 14, तो 2 बार जगह 14 दूनी 28, शेषफल बच गया 0। तो ऐसा करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, Q क्वेश्चन यानी भागफल बराबर क्या प्राप्त हुआ, भागफल कितना प्राप्त हुआ, वो है 2, भागफल बराबर 2 प्राप्त हुआ। और शेषफल यानी रिमाइंडर r बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, r बराबर 0 0 प्राप्त हो गया। अब दूसरी स्टेप हमारी क्या है, दूसरे स्टेप में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के समीकरण में, जो समीकरण है BQ + R = A, इस समीकरण में हमें मान रखने हैं। मान किसके रखने हैं, A, B, Q और R, इन चारों के, ठीक है। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिखा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो समीकरण है उसको BQ + R = A, ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि R जो है ये B से हमेशा छोटा होता है और 0 से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। इस समीकरण में मान रख दिए, मान रखेंगे। B की जगह पे क्या था, B बराबर, B की जगह पर है 14 इंटू Q की जगह पर क्या है, Q क्वोशिएंट यानी भागफल कितना आया था 2, प्लस R की जगह पर क्या है 0, बराबर A यानी डिविडेंड की जगह पर क्या है A 28,
ब्रैकेट में आ जाओ। आर यानी आर का मान क्या आया 0, ये बड़ा है, बी के मान क्या है 14 और ये इधर 0 है ही पहले से ही, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। तो 14 इंटू 2 प्लस 0 बराबर 28, ये हमारे को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये हमें तीसरी स्टेप क्या है, आर के मान पे हमें गौर करना है। आर बराबर 0, आर बराबर 0। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हम देख लिए कि आर बराबर 0 हो गया, तो हमें क्या लिखना है, चूंकि या सिंस आर इक्वल्स टू 0 है, अतः इस चरण के b का मान, अतः इस चरण के b यानी भाजक का मान b बराबर कितना हो गया, भाजक क्या था हमारा 14, b बराबर 14 हमारा HCF होगा, HCF होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से 3 चरणों के माध्यम से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 3 चरणों के माध्यम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी हम इन तीनों स्टेप्स को करें तो तीसरी स्टेप में आर के मान को चेक करें कि आर का मान 0 है या नहीं है। अगर है तो उस चरण के बी का मान ही HCF होता है, और अगर नहीं है तो फिर हम उस चरण के अंदर जो आर का मान था और बी का मान था उसके ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने की जो विधि है, इसके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। किसके, मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने की जो विधि है उसके कुछ उदाहरण लेने जा रहे हैं। पहला उदाहरण, मान लीजिए हमें 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है 15 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है 75, ठीक है। अब इन 2 धनात्मक पूर्णांकों का हमें HCF ज्ञात करना है, और वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों का जब भी हमें HCF ज्ञात करना हो तो हमें 3 चरण, 3 स्टेप्स काम में लेनी पड़ती हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, 15, प्रश्नानुसार क्या है, एक तो है 15 और दूसरा है 75, 15 एंड 75 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। अब नंबर 1 पे हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर 1 पहला चरण हमारा क्या है, बड़े पूर्णांक को लिखना है, बड़े पूर्णांक को A। सबसे पहले स्टेप क्या है हमारी, कि जो ये बड़ा पूर्णांक है, बड़ा पूर्णांक कौन सा है, इसमें बड़ा पूर्णांक कौन सा है, बड़ा पूर्णांक है 75। बड़े पूर्णांक को A मानकर और छोटे पूर्णांक को B मानकर। अब A और B का मतलब क्या हुआ, A क्या माना, B क्यों माना। बड़े पूर्णांक को A मानने का मतलब है, A यानी होता है डिविडेंड, संकेत होता है डिविडेंड का, यानी भाज्य का। यानी 75 को तो हमने, बड़े पूर्णांक को तो हमने भाज्य मान लिया, यानी डिविडेंड मान लिया, संकेत रूप में इसको A लिख दिया। और जो छोटा पूर्णांक जो है
उसको हमने संकेत रूप में b लिख दिया। b संकेत किसका होता है? डिवाइज़र का, यानी भाजक का, जिसका कि हम भाग लगा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बड़े पूर्णांक को a मान करके और छोटे पूर्णांक को b मान करके हम क्या कर देते हैं? a डिवाइडेड बाई b, ये करते हैं। a डिवाइडेड b बाई b किया तो क्या हुआ? ये आ गया हमारे पास में। a डिवाइडेड b बाई b किया तो a के अंदर यानी 75 के अंदर हमने भाग लगाया b का यानी 15 का, तो हमारे पास में भागफल आया 5, ये 75 आ गया। शेषफल हमारे पास में ये 0 बच गया। ठीक है, तो a भाग b करने पर क्या आया हमारे पास में? भागफल यानी क्वोशिएंट यानी q, ये हमारे पास में आ गया q बराबर 5, और शेषफल यानी रिमाइंडर यानी r, इसका मान आ गया 0। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, के समीकरण कौन सा? बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए, और इसमें आर की विशेषता ये है कि आर हमेशा बी से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो समीकरण है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो समीकरण है, इसमें मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर, मान यानी वैल्यू रखने पर, अब वैल्यू रखा तो क्या होगा? b की जगह वैल्यू क्या रखी? b क्या था? 15। q क्या है? q क्वोशिएंट क्या है हमारा? 5, यानी भागफल 5 हो गया, प्लस रिमाइंडर r कितना आया था? 0, बराबर a क्या था हमारा? 75, ये 75 था कि नहीं था? भाज्य 75 हो गया। मान रख दी। मान रखने के बाद में हमें तीसरे स्टेप में r का जो मान हमने रखा है उस पर ध्यान देना है। r के मान पे, r का मान रखा है हमने 0। ठीक है, r का मान 0 हो गया। तो जब r का मान 0 हो जाता है तो हम लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं? चूंकि यानी सिंस r बराबर 0 है, अतः b बराबर, इस चरण में जो b बराबर 15 जो दे रखा है, अतः इस चरण में b बराबर 15 ही हमारा HCF होगा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो विधि है, इसके माध्यम से जो HCF ज्ञात करने की जो विधि है, उसमें 3 चरण हैं। पहले चरण के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी सवाल में हमें 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हैं उनमें से बड़े पूर्णांक को a मान लेते हैं, छोटे पूर्णांक को b मान लेते हैं, और ऐसा मानते हुए a भाग b करते हैं, और a भाग b करके जो भागफल है, क्वोशिएंट जो है, q जो है, और शेषफल यानी r जो है, रिमाइंडर जो है, इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसका समीकरण लिखते हैं, और उस समीकरण के अंदर हम b, q, r इन सभी का मान रख देते हैं। ये चारों है ना, b, q, r और a, इन सब का मान रख देते हैं। मान पहले से हमें मालूम है, 2 मान हमेशा सवाल में दिए होते हैं। a का और b का तो सवाल में हमने मान रखा है, और q और r का भाग लगाते हमें प्राप्त हो जाता है। तो दूसरे चरण में हम समीकरण के अंदर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो समीकरण उसके अंदर अपना मान रख देते हैं। मान रखने के बाद में तीसरे चरण में हम क्या करते हैं? तीसरे चरण में हम ये देखते हैं कि r का मान 0 है या नहीं है। अगर r का मान 0 है तो हम लिख देते हैं r बराबर 0 है, अतः b बराबर 15 ही हमारा HCF होगा। और अगर r का मान 0 ना हो तो हम क्या करते हैं? लिख देते हैं
चूंकि r बराबर 0 नहीं है, अतः b का और r का जो मान है, b का मान यानी 15, r का मान जो भी हो वो b और r पर हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यानी वापस से ये तीनों स्टेप हम दोबारा करेंगे और ये स्टेप्स हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल यानी रिमाइंडर जो है हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कि 15 और 75 को हल करने की। अब एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हमें एक उदाहरण लेना है और उस उदाहरण के अंदर हमने दो संख्याएं दी हुई हैं। मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 4, एक संख्या दी है हमें, एक पूर्णांक दिया है 4 और एक दिया है 19, धनात्मक 19। अब इसका हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? नंबर वन पहली स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार 4 और 19, इन दोनों का हमें ज्ञात करना है। क्या? HCF, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? पहली स्टेप, बड़े पूर्णांक को हमने लिख भी देंगे। बड़े पूर्णांक को हिंदी में लिख सकते हैं हम, बड़े पूर्णांक को A मानकर और छोटे पूर्णांक को B मानते हुए। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं 19 बराबर A व 4 बराबर B मानकर A भाग B करने पर। ठीक है, किया क्या होगा? A भाग B करते हैं। 19 के अंदर हमने भाग लगा दिया 4 का, 4 चौक 16, रिमाइंडर या शेषफल बचा हमारे पास में 3। तो ऐसा करने पर हमारे पास में क्या आया? भागफल यानी Q का मान क्या आया? क्वोशिएंट Q का मान आ गया 4 और रिमाइंडर यानी R शेषफल का मान कितना आया? 3। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया? दूसरे स्टेप के लिए समीकरण लिखा, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण BQ प्लस R इक्वल टू A में मान रखने पर, मान रखा तो BQ क्या हो गया? B का मतलब 4 इंटू Q का मतलब Q कितना आया? 4 ही आया है BQ भी, प्लस R का मान कितना आया? 3 बराबर A यानी डिविडेंट यानी भाज्य क्या था हमारा? 19। ठीक है, यह आ गया, ऐसे लिख दिया। इसके बाद में तीसरे स्टेप में क्या लिखना है हमें? R का मान देखा 0 नहीं है ना। तीसरे स्टेप में फिर हमें लिखना है, तीसरे चरण में हमें लिखना है चूंकि का चिन्ह ये है, एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसको सेंस भी बोल देते हैं। सेंस या चूंकि R बराबर 0 नहीं है का मतलब बराबर को काट दिया हमने, इसका मतलब R बराबर 0 नहीं है, अतः R बराबर 3। ठीक है, और B, इसमें जो B था B बराबर 4 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? R बराबर 3 और B बराबर 4 पर इसका प्रयोग करेंगे। वापस से ये तीनों चरण दोहराएंगे, R 3 और B 4 पर।
किस पर? R3 और B4 पर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? पहली स्टेप, बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग लगाना। यानी बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ये देखिए, दो पूर्णांक दे रखे हैं यहाँ पे, प्राप्त हुए हमें 3 और 4। बड़े पूर्णांक को हमें a मानना है और छोटे पूर्णांक को हमें b मानना है, और फिर हमें करना है a भाग b। यानी इसका मतलब हुआ कि हमें 4 के अंदर भाग लगाना है 3 का। यानी हमने 4 के अंदर जब 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, बच गया 1। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? भागफल यानी क्वोशिएंट यानी Q प्राप्त हुआ कितना? एक बार गया था ना भाग, तो 1 यानी ये। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? यानी R कितना प्राप्त हुआ? ये R भी 1। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको करने के बाद में अब हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण यानी BQ प्लस R इक्वल टू A में मान रखना है। मान रखने पर वापस से मान रखने पर लिखा, और इसमें मान रख दिए। B का मतलब कितना था इसमें? यहाँ पे 3। Q की जगह पर इंटू Q की जगह पर क्या लिखा? 1 आया था हमारे पास में, 1 प्लस R की जगह पर क्या लिखा? 1 बराबर A, यानी डिविडेंड क्या था? A की जगह पर क्या है? 4, 4 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है? R के मान पर गौर करना है। R का मान 0 नहीं है बल्कि 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि यानी सिंस R इक्वल टू बराबर 0 नहीं है, यूं काट करके, बराबर को काट करके 0 नहीं है बना, नहीं है, अतः R1 व B कितना था? B3 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर। ठीक है, लिखा। लिखने के बाद में वापस से वो की वो स्टेप करनी है। किस पे से करना है हमें? R यानी 1 और दूसरा है पूर्णांक हमारा 3, इस पर प्रयोग करना है। तो इसको A मान लिया बड़े पूर्णांक को, छोटे पूर्णांक को हमने मान लिया B, और इसका करने के बाद में हमने कर दिया A भाग B, यानी हमने 3 में भाग लगाया 1 का, यही तो हुआ। अब भाग लगाया तो हमारे पास में भाग लगाने पर अगर 3 में 1 का भाग लगाएंगे, 3 में भाग लगाया 1 का, तो भागफल आ गया हमारे पास में 3, और ये आ गया शेषफल आ गया 0। तो ऐसा करने पर हमारे को क्या प्राप्त हुआ था? क्वोशिएंट तो हमारे को प्राप्त हो गया 3, और रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त हो गया 0। इसके बाद में फिर से वही समीकरण लिखा ELD का, EDL यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण क्या है? वही BQ प्लस R इक्वल टू A। इस समीकरण के अंदर हमने मान रख दिए। B की जगह पे क्या रखा? B क्या था यहाँ पे? 1, तो 1 लिख दिया। क्वोशिएंट Q क्या है? 3 इंटू 3 कर दिया। और R क्या है? रिमाइंडर क्या है? 0, R की जगह पे 0 लिख दिया। A क्या था? A की जगह पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। मान रख दी। मान रखने के बाद में हमने R के मान पर तीसरे स्टेप में गौर किया, तो ये है 0। तो फिर हम क्या लिख देंगे? फिर हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, चूंकि R बराबर 0 है, अतः इस चरण के B का मान यानी B बराबर 1 हमारा
HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक, इस तरह से लिख देंगे और इसको आंसर कर देंगे, आंसर। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किस तरह से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। धनात्मक पूर्णांक चाहे कोई से भी हो, हमें सिर्फ ये 3 स्टेप्स करनी है, और तीसरे स्टेप में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि r का मान अगर 0 है या नहीं है। अगर r का मान 0 है तब तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि r बराबर 0 है, इसलिए इस चरण के b का मान यानी b बराबर जो भी है वो HCF होगा। लेकिन अगर r का मान 0 नहीं होता है तो हमें r और b के मान पर वापस से यूक्लिड डिवीज़न लीमा जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, उसके समीकरण का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और ये प्रयोग हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि r बराबर हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है।